राधे राधे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे वैज्ञानिक कोई आकाश में स्थित पिंड जैसे चंद्रमा हो गया, कोई तारा हो गया, कोई ग्रह हो गया, उसकी पृथ्वी से दूरी पता करते हैं। इसे सीखने से पहले एक काम करते हैं। आप लोग अपने हाथ में अपना अपना पेन लीजिए और पेन को अपने सामने इस तरह से करके दीवार पे कोई चीज देखिए। अब अपनी एक आंख बंद करिए और दीवार पे कोई एक स्थान सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इस आंख को खोलिए और इस आंख को बंद करिए। देखिए क्या कुछ परिवर्तन समझ में आ रहा है। तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि दीवार का जो हिस्सा है, वो जो बैकग्राउंड है, वो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट हो जा रहा है। इसी प्रॉपर्टी के आधार पे वैज्ञानिकों ने यह पता करने की कोशिश करी कि अंतरिक्ष में स्थित कोई भी पिंड हमसे कितनी दूरी पर है। इस बैकग्राउंड के डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं लंबन। बैकग्राउंड के डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? लंबन, पैरेलैक्स। पहले समझ लेते हैं पैरेलैक्स होता क्या। अच्छा, जिस विधि का उपयोग करते हैं उस विधि को नाम देते हैं लंबन विधि। तो पहले समझते हैं लंबन है क्या, पैरेलैक्स है क्या। तो देखो हुआ क्या, जब आपने एक बार बाईं आंख से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा, फिर आपने उसी को दाईं आंख से देखा, तो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो था वो पहले बार बाईं आंख था, फिर दाईं आंख। मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपने क्या किया? चेंज किया। जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज हुआ तो बैकग्राउंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम कह सकते हैं कि प्रेक्षण बिंदु के प्रेक्षण बिंदु के परिवर्तित होने पर परिवर्तित होने पर किसी वस्तु की पृष्ठभूमि में होने वाला परिवर्तन लंबन कहलाता है। लंबन कहलाता है। ठीक है। अगर हमने क्या किया, प्रेक्षण बिंदु को चेंज किया, तो बैकग्राउंड पृष्ठभूमि में जो होने वाला डिस्प्लेसमेंट है, परिवर्तन है, उसे हम क्या कहते हैं? पैरेलैक्स कहते हैं, लंबन कहते हैं। अच्छा, आपने एक बार लेफ्ट आई से देखा, एक बार राइट आई से देखा, तो आपके लेफ्ट आई और राइट आई दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। इन दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे आधारक कहते हैं। यह भी याद रखेंगे आप। प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी को बिंदुओं के बीच की दूरी को आधारक, बेसिस कहते हैं। यह भी पॉइंट एक आप याद रखेंगे। ठीक है, कि आधारक या बेसिस क्या कहलाता है। डन। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। हमारा जो मेन टॉपिक है कि आकाशीय पिंड की स्थिति कैसे पता करेंगे। तो वैज्ञानिक करते क्या है, जैसे मान लो आसमान में कोई एक स्टार है, ये सॉरी कोई एक आकाशीय पिंड है एस। हमें इस आकाशीय पिंड एस की स्थिति पृथ्वी तल पे पता करनी है कि पृथ्वी तल से इसकी स्थिति कितनी है। तो हम क्या करते हैं, पृथ्वी तल पे दो पॉइंट लेते हैं। मान लिया एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट बी ले लिया। ये दो पॉइंट हमारी वेधशालाएं हैं, लेबोरेटरीज है, जहां से हम इसको देखेंगे। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। हम इन दोनों पॉइंट से इसको एक साथ देखेंगे। दोनों पॉइंट से हम इसको एक साथ देखेंगे, एक ही समय में देखेंगे, क्योंकि ग्रह जो है वो सब तो मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो इसलिए दोनों की स्थितियां एक साथ हम पता करेंगे। अब जब इनको देखेंगे दूरदर्शी की सहायता से, तो इस पे एक कोण बनेगा। यहां पे एक
कोण बनेगा ये, जिसे कहते हैं लंबन कोण। ये हमारा क्या है? लंबन कोण है। ठीक। अब चूंकि ये आकाशीय पिंड हमसे बहुत दूर होता है, ये आकाशीय पिंड हमसे बहुत दूर होता है, उस स्थिति में ये जो लंबाई AB है, अच्छा आकाशीय पिंड बहुत दूर होगा और ये लंबन कोण थीटा बहुत छोटा होगा, उस स्थिति में ये जो लंबाई AB है, इस लंबाई AB को ही हम चाप मान लेंगे। लंबाई AB को क्या मान लेंगे? चाप। वैसे तो देखो ये डिस्टेंस को मैंने माना कैपिटल D है, इस डिस्टेंस को मैंने माना कैपिटल D। चाप तो ऐसे वृत्त बनेगा तब चाप बनेगा, लेकिन कोण बहुत छोटा होने की स्थिति में, तो देखो ये है, ये केंद्र है, केंद्र पे ये कोण बन रहा है, ठीक है, तो चाप तो हमारा ये होगा। लेकिन अगर ये कोण बहुत छोटा हो, ये कोण बहुत छोटा हो, तो ये जो चाप होगा उसको स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है। उसी बेस पे क्योंकि आकाशीय पिंड हमसे बहुत दूर है, तो ये कोण बहुत छोटा होगा, उस स्थिति में हम AB को चाप मान सकते। लंबन कोण हमने थीटा ले लिया। अगर AB चाप है, अच्छा इसे हम प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी को आधारक भी कहते हैं, ये हमारा बेसिस है, B लंबन कोण थीटा है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चूंकि यहां पर हम AB को चाप मान सकते हैं, तो कोण हमारा कितना बना था? थीटा, लंबन कोण थीटा, चाप B बटे त्रिज्या कितनी? कैपिटल D। हमें त्रिज्या यानी पृथ्वी तल से इसकी दूरी ही पता करनी थी, तो D इज इक्वल टू B बाई थीटा, जहां B मीटर में व थीटा रेडियन में है, रेडियन में है, अतः D मीटर में होगा। यानी ये जो डिस्टेंस मिलेगी हमें किस में मिलेगी? मीटर में मिल जाएगी, अगर किसी तरीके से हम कोण थीटा पता कर लें। लेकिन ये आकाशीय पिंड हमसे बहुत दूर है, तो ये कोण थीटा भी बहुत दूर, बहुत छोटा होगा, साथ ही साथ वहां पे थीटा का मापन करना भी हमारे लिए आसान नहीं होगा। इस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने क्या करा? एक ऐसे तारे को सापेक्ष बिंदु मान लिया जो इसकी तुलना में बहुत ऊपर है। अगर इसकी तुलना में बहुत ऊपर है, मान लिया यहां पे कोई स्टार है, तो मान लिया कोई स्टार S है, तो इस स्टार S को A से मिलाने वाली लाइन, स्टार S को A से मिलाने वाली लाइन, ध्यान देना स्टार S नहीं S डैश है, S डैश इसकी तुलना में बहुत दूर है, और इसी स्टार S डैश को, ये दोनों के सापेक्ष स्टार जो है वो बिल्कुल ऊपर ही दिखाई देगा, क्योंकि वो अनंत दूरी पे मान सकते हो। तो B से भी देखने पर ये स्टार S डैश जो है, इनको मिलाने वाली लाइनें पैरेलल होंगी। अगर ये लाइन पैरेलल होगी तो दूरदर्शी की सहायता से हम ये कोण का मापन कर लेंगे। दूरदर्शी की सहायता से, दूरदर्शी में लगे इंस्ट्रूमेंट की सहायता से इस तरह से ये कोण हम पता कर लेंगे। थीटा 1 कितना है, ये कोण पता कर लेंगे हम थीटा 2 कितना है। जब ये कोण थीटा 1 पता हो गया या थीटा कोण पता हो गया, देखो एस ए डैश पैरेलल है एस डैश बी के, एस डैश ए पैरेलल है एस डैश बी के। अगर यहां से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें, यहां से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर, चलो मैं यहां पे समझाता हूं अलग से इसको। ये देखो ए है, ये बी है, ठीक है, ए और बी है। अब हमने क्या करा था, यहां से एक लाइन ड्रॉ करा था एस डैश ए, और वही था एस डैश बी, ये एस डैश बी था, ठीक, एस डैश ए एस डैश बी। हमने क्या करा, ये कोण थीटा माना है और ये कोण थीटा 2 माना है। यहां से भी इसके पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ कर दे, इसके पैरेलल, तो देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये तिर्यक रेखा है,
तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से आपस में बराबर हो गए। वैसे ही ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से आपस में बराबर हो गए। मतलब टोटल जो थीटा होगा वो θ1 + θ2 के बराबर हो जाएगा ना। तो चित्र से थीटा बराबर θ1 + θ2, अतः d बराबर क्या मिल जाएगा हमें, b/θ1 + θ2। इस तरह से θ1 θ2 पता करके दोनों प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी पता करके हम पता कर लेंगे हमारा आकाशीय पिंड पृथ्वी तल से कितनी दूरी पर है। जब वैज्ञानिकों को यह बात पता चल गई कि कोई भी आकाशीय पिंड लगभग कितनी दूरी पर है, तो उनके मन में कौतूहल उठा कि पिंड इतनी दूरी पर है, उसका आकार क्या होगा, पिंड कितना बड़ा होगा, यानी पिंड का व्यास क्या होगा। तो खगोलीय पिंड का व्यास ज्ञात करने के लिए भी उन्होंने एक प्रॉपर्टी यूज करी। जैसे मान लो मुझे किसी ग्रह की बात करनी या चंद्रमा की बात करनी, उपग्रह की बात करनी, मान लो ये चंद्रमा है, ठीक है। मुझे पता करना है कि चंद्रमा का व्यास कितना है, यानी ये डिस्टेंस कितनी है। और मान लो मैं पृथ्वी पे हूं, मानना क्या, मैं तो पृथ्वी पे ही हूं, ये हमारी पृथ्वी, डन। ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी से मुझे चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना, तो हम करेंगे चंद्रमा के दोनों सिरों को, चंद्रमा के जो सिरे हम देख पाते हैं इनको पृथ्वी से मिला दें, इस पॉइंट को भी और इस पॉइंट को, बिल्कुल स्क्वायर बनाओगे। दोनों सिरों को हमने क्या करा, पृथ्वी से मिला दिया, डन। तो जब दोनों सिरों को हमने पृथ्वी से मिलाया तो ये दोनों सिरे पृथ्वी पे कोई ना कोई कोण बना रहे हैं, ये कोण थीटा। ये व्यास के दोनों सिरे हैं, ये ऑब्जर्वर पॉइंट है, ठीक है। यहां पे ये कोण बना रहे हैं थीटा। ये जो कोण बना, यहां पे जो कोण थीटा बना है इस पिंड के द्वारा, उस कोण की सहायता से, या इसे कह लो, इसे कहते हैं कोणीय व्यास। क्या कहते हैं, ये भी याद रखोगे, कोणीय व्यास। किसका, चंद्रमा का। चंद्रमा के व्यास के दोनों सिरे यहां पे इतना कोण बना रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं चंद्रमा का कोणीय व्यास। चंद्रमा का कोणीय व्यास, अगर मुझे चंद्रमा की पृथ्वी तल से दूरी पता है, चंद्रमा की पृथ्वी तल से दूरी अगर मुझे पता है, तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चूंकि ये कोण बहुत छोटा होगा, इसलिए इस AB को ही हम व्यास मान लेंगे, सॉरी चाप मान लेंगे। चाप तो हमारा ये होना चाहिए, चाप तो हमारा ये होना चाहिए, लेकिन ये कोण बहुत छोटा होगा, उस स्थिति में हम AB को ही क्या मान लेंगे, चाप मान लेंगे। कोण बन गया थीटा, कोण बराबर चाप क्या हो जाएगा हमारा, AB बाई त्रिज्या कितनी, D। तो हमें AB निकालना है, व्यास, तो AB बराबर D का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा इंटू D, डन। इस तरह से हमें किसी भी आकाशीय पिंड का व्यास पता चल जाएगा। ये ध्यान देना, ये सारी वैल्यूज अप्रॉक्स में है, एग्जैक्ट नहीं है। तो हमें लगभग में इस आकाशीय पिंड का व्यास कैसे पता चल जाएगा, हमें पता करना है कि आकाशीय पिंड का जो व्यास है, जो सिरे हमें दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे ऊपर कितना कोण बना रहे हैं जहां पे हम देख रहे हैं, और उनकी दूरी कितनी है। दूरी हम लंबन विधि से, पैरेलैक्स मेथड से निकाल लेंगे, ठीक है। आइए अब हम एक चीज और सीखेंगे कि पृथ्वी तल पे अगर कोई वस्तु हमसे कुछ दूरी पर है, तो हम ये कैसे पता करेंगे कि वो हमसे कितनी दूरी पर हो सकती है अप्रोक्स। यहां पे एक फिगर हमने बनाया, इसमें हमने एक गन बनाई है और एक अवरोधक बना लिया, पहाड़ी बना ली। इमेजिन करो मैंने यहां से गोली फायर करी, ठीक है, गन से गोली फायर करी। गोली कहां जा रही है ये मैटर नहीं है, गोली मत ध्यान देना। गन से मैंने गोली फायर करी, तो गन के चलने की आवाज निकलेगी। आवाज यहां से वायुमंडल में चारों तरफ जाएगी,
इधर भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी। मैं इधर जाने वाली की बात कर रहा हूं। आवाज यहां से इधर चली और जाने के बाद इस पहाड़ी से टकराएगी। डन। जाने के बाद पहाड़ी से या जो भी ठोस अवरोधक है उससे टकराएगी। टकराने के बाद इसमें परावर्तन होगा। परावर्तन होगा तो ये वापस भी आएगी। इतनी बात तो उम्मीद है समझ में आ रही होगी। जब जाएगी तो परावर्तित होके आएगी। ये मान लेते हैं मूल ध्वनि है जो चली, मूल ध्वनि है। और ये टकरा के वापस आने वाली परावर्तित ध्वनि है। कौन सी ध्वनि? परावर्तित ध्वनि है। अब याद रखोगे, किसी भी अवरोधक ठोस से टकराकर वापस लौटने वाली जो परावर्तित ध्वनि है इसे कहते हैं प्रतिध्वनि। ये लिख लेते हैं। प्रतिध्वनि क्या है? प्रतिध्वनि किसी बड़े आकार की, किसी बड़े आकार की वस्तु से टकराकर, किसी बड़े आकार की वस्तु से टकराकर वापस लौटने वाली, वापस लौटने वाली परावर्तित ध्वनि को, परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि को कहते हैं। ये याद रखें, ठीक है। जो ध्वनि चली वो हमारी मूल ध्वनि है, जो परावर्तित हुई वो हमारी प्रतिध्वनि है, परावर्तित ध्वनि। हमें पता करना है कि ये सॉलिड, ये ठोस जो ये अवरोधक है, इसकी दूरी हमसे कितनी है। तो मान लिया कि इसकी हमसे दूरी जो है वो s है। क्या कर ले? माना अवरोधक, अवरोधक की ध्वनि स्रोत, जहां से ध्वनि चली, ध्वनि स्रोत से दूरी स्मॉल s है। ठीक। अब हम करेंगे क्या? जब गन को फायर करेंगे, गोली फायर करेंगे, उस समय के टाइम को देख लेंगे। जैसे मान लिया उस समय टाइम हो रहा है 6:25 AM, ठीक है। और ध्वनि चली और लौट के आई 6:52 AM हो रहा है। मतलब इतना बज के इतना मिनट इतना सेकंड हो रहा है। ध्वनि गई, टकरा करके वापस आई। अब टाइम को नोट कर लेंगे, 26:10 AM हो रहा है। तो हमें पता चल जाएगा कि ध्वनि के जाने और आने में कितना समय लगा। इसमें से इसको घटा दोगे तो कितना आ गया? 8, 10, 18 सेकंड। कितना? 18 सेकंड है। मतलब ध्वनि के जाने और आने में लगा समय पता चल गया। अच्छा, ध्वनि गई और आई तो कितनी दूरी चलेगी? s दूरी जाएगी और s दूरी आएगी, यानी इतने समय में कितनी दूरी चलेगी? 2s दूरी चलेगी। इतनी बात समझ में आ रही है? तो माना अवरोधक की ध्वनि स्रोत से दूरी स्मॉल s है। यदि ध्वनि उत्पन्न होने, ध्वनि उत्पन्न होने तथा परावर्तित, परावर्तित ध्वनि के सुनाई देने के बीच का अंतराल स्मॉल t है। स्मॉल t यानी ध्वनि जब उत्पन्न हुई और परावर्तित ध्वनि को जब हमने सुना, उसके बीच का टाइम लैग जो है वो स्मॉल t है। और ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल स्मॉल v है तो फॉर्मूला होता है बेटा दूरी, दूरी बराबर चाल गुणित समय।
दूरी बराबर चाल गुणित समय। अच्छा अब जरा ध्यान दो, यहां सुनना, ध्वनि के उत्पन्न होने था परावर्तित ध्वनि के सुनाई देने। तो ध्वनि उत्पन्न हुई तो हमें ध्वनि सुनाई दी। अब ये ध्वनि चलेगी, टकराएगी, टकरा के आएगी, यानी कितनी दूरी तय करेगी, 2s। इसमें लगा समय t है, तो 2s दूरी तय करने में लगा समय क्या है, t है, चाल v है, तो t, तो s बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू टी बाई 2। इस तरह से हम ये पता कर लेंगे कि कोई भी अवरोध जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है उस स्रोत से कितनी दूरी पर है, s इज इक्वल टू वी इंटू टी बाई 2। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।